हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे और परीक्षाओं की अच्छी खासी तैयारी चल रही होगी। आपकी परीक्षाएं निकट निकट और बेहद निकट आती जा रही हैं। तो आज आपके लिए केमिस्ट्री की क्लास है, अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कम से कम 5 नंबर 4 नंबर तो यहाँ से आने आने होते हैं आपके। तो अम्ल, क्षार, लवण क्या है आइए जानते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं बेटा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। तो इतना तो हम जानते हैं कि पदार्थ से परमाणु बने, पदार्थ विखंडित हुआ। आपने सुना ही होगा बिग बैंग जैसी घटना। आने वाले समय में हम इस पे वीडियोस आपको देंगे कि बिग बैंग क्या होता है, कैसे होता है। तो बिग बैंग की घटना घटित हुई और बिग बैंग की घटना के परिणाम स्वरूप कुछ बदलाव हुआ प्रकृति में, परमाणु बने। ठीक है, तो यहां बात होती है परमाणु के आगे की। तो इस दुनिया को निर्मित करने के लिए परमाणुओं ने योजना बनाई कि चलो भाई हम इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं एक दूसरे से। तो अलग अलग परमाणु आपस में जुड़े, तो जुड़ने के बाद जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो अणु बनते हैं और अणुओं का समूह मिलकर के पदार्थों का निर्माण करता है। वो पदार्थ जो हमारी दुनिया को बनाए हुए हैं, कुछ जीवित पदार्थ, मृत पदार्थ, निर्जीव पदार्थ, सजीव पदार्थ, सभी प्रकार के पदार्थों की रचना होती है। लेकिन पदार्थों की जो रचना है वो एक प्रकार के परमाणु से नहीं होती, कई प्रकार के परमाणु मिलकर के उसकी रचना करते हैं, उनके गुणधर्म बनाते हैं। जैसे अंग्रेजी के 26 अक्षर हैं और वो 26 अक्षर मिलकर के पता नहीं दुनिया के कितने शब्द बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं साहित्य का टीचर तो हूं नहीं, इसलिए मुझे ठीक ठीक पता नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी 10 लाख 20 लाख शब्द तो होंगे ही होंगे। ठीक है, हिंदी के ही अक्षर हैं तो इन अक्षरों से लेकर के कितने सारे शब्द बनते हैं। तो ठीक शब्दों की तरह ही अणु होते हैं, ठीक है, जो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब इन अणुओं में जो अणु बने, परमाणुओं के समूह जाकर के इकट्ठा हुए, कई सारे परमाणु, जैसे हाइड्रोजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु, सोडियम परमाणु, क्लोरीन परमाणु, बहुत सारे प्रकार के परमाणु ये आपस में जुड़ते गए और जुड़ करके अलग अलग प्रकार के अणु बनाते रहे। तो इन समस्त अणुओं को हमने 3 कैटेगरीज में बांटा, 3 भागों में बांटा। एक भाग वो जिसे अम्ल कहते हैं, दूसरा भाग वो जिसे क्षार कहते हैं और तीसरा भाग वो जिसे लवण कहते हैं। होते तीनों परमाणुओं के समूह है। 3 के तीनों में निर्माण जो है भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से होता है। जैसे और परमाणु जब मिलकर के अणु बनाते हैं, परमाणु जब आपस में ऐड होते हैं तो ऐड होने के बाद अणु बनाते हैं। ठीक है, और ये जो अणु होते हैं ये अणु तीनों में मौजूद होते हैं, लेकिन एक विशेष प्रकार के अणु को अम्ल कहते हैं, दूसरे प्रकार के अणु को क्षार कहते हैं, तीसरे प्रकार के अणु को लवण कहते हैं। ठीक है, और इन लवण का जो समूह, अणुओं का जो समूह होता है वो यौगिक कहलाता है। जैसे परमाणुओं का एक ही प्रकार के परमाणुओं का जो समूह है वो तत्व कहलाता है, और एक ही प्रकार के परमाणुओं का जो समूह है वो तत्व कहलाता है। और एक ही प्रकार के अणुओं का जो समूह है, ढेर सारे एक ही प्रकार के अणु मौजूद हैं तो वो यौगिक कहलाता है। जैसे ये H2O ये एक यौगिक है, NaOH ये भी एक यौगिक है, H2SO4 ये भी एक यौगिक है। ठीक है, लेकिन इन ये जो यौगिक हैं, इन यौगिकों में कुछ यौगिक एक विशेष प्रकार का गुण दिखाते हैं, कुछ यौगिक एक दूसरे प्रकार का गुण दिखाते हैं। तो उन यौगिकों के उनके गुणों के आधार पर उन्हें हमने 3 भागों में बांटा। पहला भाग है अम्ल, दूसरा भाग है क्षार और तीसरा भाग है लवण। ठीक है, तो अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है, अम्ल के बारे में कहा जाता है, जैसे अम्ल खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उन पदार्थों में ये मान के चलो कि अम्ल मिश्रित है। ठीक है, अब अकेला अम्ल ही नहीं होता खट्टे पदार्थों में, और भी बहुत सारे तत्व मिले होते हैं। जैसे आम खट्टा होता है तो आम में अकेले अम्ल ही नहीं भरा है ना, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन हैं, और क्या कहते हैं वसा होगी, शर्करा होगी, जल होगा, बहुत सारी चीज होंगे, लेकिन उसमें अम्ल भी होगा जिसके कारण खट्टा बना है। ठीक है, तो वे यौगिक, अब अणुओं का समूह यौगिक कहलाएगा। यौगिकों को 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, तो वे यौगिक कौन यौगिक, जिनके जलीय विलयन यानी उन यौगिकों को परमाणुओं के समूह मिलकर के अणु बनाए हुए हैं, और ऐसे बहुत सारे अणुओं के समूह यौगिक कहलाता है। जैसे जल आपने लिया, 1 गिलास जल लिया, अब उस 1 गिलास जल में H2O के बहुत सारे अणु मौजूद हैं। ठीक है, पता नहीं कितने अणु मौजूद हैं ये नहीं कह सकते क्योंकि काउंटेबल है। अब
हमारा विज्ञान इतना उन्नत कर चुका है कि हम काउंट कर लेंगे लगभग लगभग कितने अणु मौजूद है ये पता चल जाएगा, लेकिन बहुत सारे अणु हैं, ठीक है। H2O के बहुत सारे अणु हैं, तो वहां पर H2O एक यौगिक के रूप में है, ठीक है, अणुओं का समूह यौगिक है। तो वे यौगिक जिनके जलीय विलयन में माने यौगिकों को पानी में डालो और पानी में डालने के पश्चात उसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित हो जाए, जल में हाइड्रोजन आयन प्रकट हो जाए, ठीक है। अब आप कहोगे जल तो खुद हाइड्रोजन से बना हुआ है, तो भैया जल वाला हाइड्रोजन अलग करना इतना आसान नहीं है। जल वाला हाइड्रोजन अलग करना इतना आसान नहीं है, वो जल वाला हाइड्रोजन अपने ऑक्सीजन से अलग नहीं होता सामान्य अवस्था में। तो अगर आप जल में किसी यौगिक को डालो और वो हाइड्रोजन आयन दे दे, आयन मतलब ऐसा हाइड्रोजन जिसका इलेक्ट्रॉन गायब है, आयन उसे कहते हैं जब कोई परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन दे देता है अथवा इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो धन आयन, और अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ऋण आयन। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर कोई परमाणु, मान लो X कोई परमाणु है और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश का वाहक होता है। इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ में जाने का मतलब ऋण आवेश उसके अंदर गया। तो कितना इलेक्ट्रॉन गया? एक इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे हम दिखाएंगे सिंगल माइनस, और ये क्या बन गया? ये ऋण आयन बन गया। और इसी तरीके से मान लो M कोई परमाणु है और ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो जब त्यागेगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब ऋणावेश निकल गया। तो ऋणावेश निकल गया तो मतलब एक धनावेश बढ़ गया, क्योंकि किसी भी परमाणु में आवेशों का संतुलन रहता है, माने जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे। दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक प्रकार का नाम दिया गया है प्लस, एक का माइनस। तो किसी भी परमाणु में जितने प्लस है उतने ही माइनस है। तो अगर किसी भी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो जाती है तो एक माइनस बढ़ जाता है, तो एक ऋणावेश यहां लिख के दिखाया जाता है और उसे कहा जाता है ऋण आयन, ठीक है। अगर दो इलेक्ट्रॉन लिए होते तो दो ऋण आयन लगता है, यहाँ पे डॉट माइनस माइनस लगा के। इसी तरीके से मान लो M कोई परमाणु है हमारा और ये M अपना एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करेगा तो त्याग करने पर इसके अंदर जो धनावेश है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, और जब उसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो ये M प्लस लिखा जाएगा अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, त्यागा है, भगाया है, कुछ भी किया है, ठीक है। अगर दो इलेक्ट्रॉन गए तो 2 प्लस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर जल में किसी यौगिक को डालने पर H प्लस आयनों की संख्या बढ़ जाती है, उस विलयन में H प्लस आयन उपस्थित दिखाई देते हैं, तो हम कहेंगे वो यौगिक क्या है? अम्ल है। समझ में है? वे यौगिक जिनके जलीय विलयन में जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, माने टूट गए तो दे ही रहे, H प्लस आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर जैसे H2SO4, अब इसका जो जलीय विलयन होगा वो 2H प्लस SO4 माइनस होगा, माइनस माइनस HCl। हम आगे लिखते हैं इधर, ताकि आप अच्छे से याद कर सकें। अम्ल, तो अम्ल मुख्यतः जितने खनिज अम्ल हैं जैसे HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH कार्बनिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, नाम आप जानते ही होंगे, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है। ये सभी अम्ल जब जलीय विलयन में डाले जाते हैं तो ये टूट जाते हैं H प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। H प्लस प्लस OH माइनस। H2SO4 इसका भी जलीय विलयन होगा 2H प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, ठीक है। तो ये जो परिभाषा थी ये आरेनियस ने दिया था। आरेनियस एक महान केमिस्ट्री के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि जिनके जलीय विलयन में, जो अपने जलीय विलयन में माने उन्हें जल में घोलने पर H प्लस आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। लेकिन बाद में ये पता चला, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से हमें ये पता चला, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की सहायता से जब हमने इसको समझना शुरू किया, तो आधुनिक परिभाषा के अनुसार सिंगल हाइड्रोजन तो रह ही नहीं सकता। भैया सिंगल हाइड्रोजन है क्या? हमारी किताबें बिल्कुल गलत लिखती हैं H प्लस, ये वास्तव में तो है प्रोटॉन। अब दो लोग खड़े हो,
ठीक है, जब दो लोग खड़े रहेंगे, साथ में रहेंगे, तो हम कहेंगे ये हम घर है। ठीक है, हमने नियम लगा दिया कि दो लोग अगर रहते हैं तो घर है, और अगर सिंगल है तो हम कहेंगे कोई आदमी खड़ा है, आदमी बैठा है। और दो लोग रहेंगे तो हम कहेंगे कि यहां पर कोई घर है। ठीक है, अब एक आदमी चला गया तो कौन सा घर बचा? दो मिले थे तो घर बना था, एक चला गया तो अब तो अकेला वो आदमी बचा रहा। तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु एक प्रोटॉन व एक इलेक्ट्रॉन के सहारे बना हुआ है। अब इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो भैया बचा क्या? केवल प्रोटॉन, यहां कोई परमाणु नहीं है। परमाणु तो तब होता है जब इसके साथ कुछ ना कुछ बैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होती, तो ये वास्तव में प्रोटॉन है। तो सिंगल प्रोटॉन कहीं रह ही नहीं सकता। तो इन्होंने कहा कि ये H2O यानी जल के साथ क्रिया करके H3O+ आयन बनाता है। H3O+ आयन हाइड्रोनियम है। तो आधुनिक परिभाषा थोड़ी सी बदल गई, हाइड्रोनियम आयन। आधुनिक परिभाषा हो गई वे यौगिक जो जलीय विलयन में H3O+ आयन देते हैं, जो जलीय विलयन में H3O+ आयन देते हैं। कौन सा आयन? H3O+ हाइड्रोनियम आयन देते हैं। वे यौगिक जो जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन ब्रैकेट में देते हैं, उन यौगिकों को अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है भैया, ये हो गई अम्ल की परिभाषा और ये हो गई अम्ल की पहचान। ठीक है, आओ अब अम्ल के गुण देख लेते हैं। लेकिन अम्ल का गुण परखने के लिए तो उसका विरोधी होना ही चाहिए, यानी क्षार। तो पहले क्षार को भी समझ लो। अब क्षार के बारे में, जैसे NaOH कास्टिक सोडा बहुत ही प्रबल क्षार है। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक प्रबल क्षार है। तो ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, यानी इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। ये ऑल नहीं है, कार्बनिक यौगिक वाला OH वाला ऑल नहीं है, अल्कोहल वाला ऑल नहीं है। ये OH- आयन कहा जाएगा, यहां पे इसका नाम हाइड्रोक्सिल आयन है। तो वे यौगिक जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। समझ में आया? NH4OH चेंजेस NH4+ OH-। आप किसी एक रिएक्शन को दिखा करके अपने इस परिभाषा को उदाहरण के रूप में दिखा सकते हैं। वे यौगिक जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, अर्थात हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। ये तो हो गया क्षार। ठीक है, अब इनके तीसरे वाई से मिलते हैं, वो कौन है? लवण। यौगिक का एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसे हम लवण कहते हैं। ठीक है, जैसे NaCl, CaSO4, MgCl2, ये सभी लवण है। अब परिभाषा गढ़ देते हैं, बना लेते हैं। ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में जिनके धनायन H+ आयन नहीं होते और जिनके ऋणायन OH- आयन नहीं होते, हाइड्रोक्सिल आयन नहीं होते, लवण कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन अथवा हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देते, लवण कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में जल में घोलने पर धन भाग में H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन नहीं देते, ऋण भाग में OH- या हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देते, उन्हें लवण कहते हैं। अब आप NaCl यानी कि आप जानते ही हैं खाया जाने वाला नमक,
अगर इसको जल में घोलें तो ये Na++Cl- में टूट जाता है। यहां देखो ना तो H+ में आ रहा है ना H3O+ में आ रहा है ना ये OH- में आ रहा है, तो ये कहलाएगा भाई लवण। CaCl2 या वो सॉरी CaSO4 है तो CaSO4 टूटेगा Ca++ प्लस SO4-। ठीक है, तो ये हो गया हमारे अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, अब लवण को कई सारी कैटेगरीज में बांट दिया गया। लवण भी कई प्रकार के होते हैं, ये तो हमारे सरल लवण है, इन्हें हम सरल लवण कहते हैं। तो लवण की कैटेगरीज पढ़ने से पहले हम अम्ल और क्षार के गुण पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में लवण अम्ल के गुण या क्षार के गुण या उनके बीच होने वाली कुछ रासायनिक क्रियाओं के बारे में हर साल हर वर्ष पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं सरल अणु। ठीक है, ओ सरल लवण, सॉरी अणु नहीं, सरल अणु तो है ही है, ये तो सही बात है, सरल लवण। तो अभी हम लोग आगे लवण पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले कई सारी चीजें हैं, उन्हें क्लियर कर लें तो लवण को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आओ इसके गुणों के बारे में समझते हैं। तो अम्ल के दो प्रकार के गुण होंगे, एक तो भौतिक गुण होगा। अब जैसे अम्ल को पहचानना है तो भैया हम अम्ल में उंगली डाल के तो पहचान नहीं सकते, हाँ गंध से पहचान सकते हैं, रंग से पहचान सकते हैं, लेकिन अब ये कहो कि उंगली डाल के या उसको टेस्ट करके पहचानने की कोशिश करें तो ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अम्ल जीवन के लिए लाभदायक है तो कुछ अम्ल जीवन के लिए बड़े घातक भी है। ठीक है, तो अम्लों के गुण, तो इसमें भौतिक गुण होंगे, स्वाद में खट्टा होता है, इसका स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। दूसरा, जल में विलेय होते हैं, तीसरा, नीले लिटमस को लाल कर देता है। चौथा, प्याज की गंध अम्ल में नहीं बदलती। तो ऐसे परीक्षण भी हम कर सकते हैं ना, जैसे नीला लिटमस पेपर डाल दें वो लाल हो गया तो भैया अम्ल है। प्याज का टुकड़ा डाल दें, कुछ देर में अगर उसकी गंध नहीं बदल जाती है, उसकी जो प्याज से महसूस होता है गंध, नाक से आंखों में पानी आने लगते हैं, वो गंध नहीं बदलती अम्ल में डालने के बाद भी। अगर हम उसे चख सके तो स्वाद में खट्टा होता है। तो ऐसी चीजें नहीं, बल्कि कहीं पर उसके खट्टेपन का यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि वो खट्टा है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया उसके भौतिक गुण। अब आते हैं अम्ल के रासायनिक गुण। तो पहला रासायनिक गुण है, बहुत महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है। रासायनिक गुण है अम्ल, धातु, धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। याद कर लेना है आपको, विस्थापित करते हैं। अब जैसे Zn प्लस H2SO4 चेंजेस ZnSO4 प्लस H2, गैस के रूप में निकल गया। दूसरा गुण है अम्ल धातु कार्बोनेटों से क्रिया करके
लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वह जल देते हैं। बिल्कुल आपको ऐसे रट लेना है, ऐसे लिखना है बस। अब यहां पे रिएक्शन लिखेंगे आप, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस 2NaClO 2HCl चेंजेस 2NaCl, यहां बन गया लवण 2Na और 2Cl, उसके बाद यहां बचा CH3 और H2, तो ये बना प्लस CO2, ठीक है, और उसके साथ H2, ये हो गया। तीसरा है अम्ल व क्षार क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। बेहद महत्वपूर्ण है। NaCl अम्ल है ना, NaOH और क्षार, ये क्षार हो गया और ये हो गया HCl, चेंजेस NaCl प्लस H2। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये हो गया अम्लों के भौतिक गुण। अब आइए देखते हैं क्षारों भौतिक और रासायनिक गुण। अब क्षारों के भौतिक व रासायनिक गुण। तो यहां एक चीज कॉमन है, क्षारों के रासायनिक गुण और अम्लों के रासायनिक गुणों में एक चीज कॉमन है कि अम्ल क्षार क्रिया करके लवण और जल देते हैं। वही रिएक्शन आप अम्ल में भी लिख सकते हैं, वही रिएक्शन आपको क्षार में भी लिख सकते हैं। माने 5 रिएक्शन पे 6 का काम तैयार हो रहा है आपका। क्षारों के गुण तो पहले आप भौतिक गुण, तो जस्ट स्वाद कसैला होता है, दूसरा प्याज की गंध बदल जाती है, तीसरा लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। ये गुण हो गए आपके। इसके बाद आते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण पहला अम्ल व क्षार क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। पहला रिएक्शन मिल गया आपको, NaCl NaOH प्लस HCl चेंजेस NaCl प्लस H2, है ना आसान काम। दूसरा गुण अधातु ऑक्साइडों के साथ, अधातु ऑक्साइडों के साथ लवण बनाते हैं। अब जैसे NaOH प्लस CO2 अधातु ऑक्साइड है, तो ये हो जाएगा, यहां पे 2 से ले लो, तो चेंजेस Na2CO3, ठीक है। Na2 ये 2 हो गया, यहां एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गई और 2 हाइड्रोजन बढ़ गई प्लस H2, ठीक है। तो ये हो गए क्षारों के रासायनिक गुण। अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अधातु ऑक्साइडों के साथ लवण बनता है और जल बनता है जब क्षार क्रिया करता है, ठीक है। अब यहां पर अम्लों को कैटेगरी के हिसाब से बांटा गया। ये गुण आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, परीक्षा में आने वाले हैं, बिल्कुल
ध्यान के साथ बहुत ही सरल सरल एग्जांपल के साथ आपको समझा रहे हैं। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। तो भैया प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, ये वहां फाइट कर रहे हैं, जो पता चल रहा है कि ताकतवर है कमजोर है तो नहीं। प्रबल अम्ल जैसे HCl, HNO3। दुर्बल अम्ल उदाहरण देना है आपको, CH3COOH। ठीक है। वे अम्ल जो जलीय विलयन में अधिकाधिक वियोजित होते हैं। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा, जैसे ये Cl है तो ये पानी में डालने पे H++Cl- में इसके लगभग लगभग सभी अणु अगर टूट जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि प्रबल अम्ल है। अब जैसे CH3COOH को अगर आप पानी में डालते हो तो ये CH3COO- प्लस H+ में टूटेगा, लेकिन बहुत थोड़ा सा, बाकी इसी रूप में बचा रहेगा। तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः वियोजित होते हैं या बहुत अधिक मात्रा में वियोजित होते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और जो आंशिक रूप से वियोजित होते हैं वे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, बॉटल गिर गया हमारा इंक का, चलिए पहले समझ लीजिए। फिर है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल तो हो गया। प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, यही वो इसमें भी है। प्रबल क्षार उदाहरण NaOH। ठीक है। दुर्बल क्षार NH4OH, इधर KOH इस कैटेगरी। ठीक है, तो ये जलीय विलयन में जो अधिकाधिक मात्रा में और लगभग संपूर्ण मात्रा में वियोजित हो जाए उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं, Na++Cl- OH- में। और जो आंशिक रूप से वियोजित होते हैं जलीय विलयन में NH4+ OH- उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए अम्ल क्षार के गुण, उनकी कैटेगरीज। अब आइए हम चलते हैं पीएच मान पर। पीएच मान क्या होता है? तो पीएच मान की सहायता से हम किसी यौगिक के बारे में यह पता लगा सकते हैं कि वह जलीय विलयन अम्लीय बना हुआ है या क्षारीय बना हुआ है। ठीक है, पीएच मान, तो ये एक पैमाना बनाया गया। पीएच मान एक पैमाना बनाया गया हमारी दुनिया में, जिसमें 0 से लेकर के 14 तक अंक होते हैं। 0 से लेकर के 14 तक अंक होते हैं। अगर इस पीएच मान को हम कुछ रासायनिक प्रयोग करने के पश्चात गणितीय विधि अपनाएं तो हम कुछ गणनाएं करके ये जान सकते हैं, एक निश्चित संख्या हमें प्राप्त होगी और उस संख्या के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि वह विलयन अम्लीय है अथवा क्षारीय है। अब हमें करना क्या होता है, जिस विलयन के बारे में हमें जानना होता है उस विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की संख्या पता लगानी होती है कि 1 लीटर विलयन में कितने मोल हाइड्रोजन आयन मौजूद है। ठीक है, उनकी गिनती पता लगानी होती है और उस गिनती के आधार पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वह विलयन हमारा अम्लीय है, क्षारीय है अथवा ना अम्लीय है ना क्षारीय है, उदासीन है, अर्थात उसमें कोई लवण घुला हुआ है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं पीएच मान। ठीक है, तो पीएच पैमाने पर वह मान जिसकी सहायता से हम किसी विलयन के बारे में यह संभावना बता सकते हैं या संभावना जता सकते हैं कि विलयन अम्लीय है अथवा क्षारीय है, उसे पीएच मान कहते हैं। और पीएच मान होता क्या है? तो किसी विलयन में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता के ऋण लॉगरिथम का जो मान होता है उसे हम उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। ठीक है, माने पीएच मान बराबर अभी जो हमने कहा कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की संख्या, हाइड्रोजन आयन के मोलों की संख्या या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता
के ऋण लॉगरिथम आधार 10 पर ऋणात्मक लॉगरिथम के मान को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है पीएच मान का। इसकी सहायता से हम ये पता लगाते हैं कि विलयन में कितने हाइड्रोजन आयन उपस्थित हैं, और इसकी सहायता से अगर ये पीएच मान 0 से 14 के बीच प्राप्त होता है, ठीक है। अगर 0 से 7 तक है, माने 0 से आगे लेके 6.9 तक, तो हम कहेंगे विलयन अम्लीय है, और 7 पर विलयन उदासीन है, और 7.1 से लेकर 14 तक विलयन क्षारीय है, ठीक है। तो पीएच का इतना ज्यादा महत्व है कि पीएच से वस्तुओं के रंग बदल जाते हैं, गुण बदल जाते हैं, अम्लीय से क्षारीय हो जाते हैं। अगर किसी वस्तु का पीएच घट बढ़ जाए तो सजीवों के लिए तो पीएच बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारे शरीर का पीएच बदल जाए, हमारे शरीर में जो जीव द्रव्य है उसका पीएच बदले, तो हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो पीएच मान से हमें जो विलयन होते हैं उनके बारे में जानने को बहुत कुछ मिला। अब पीएच निकालते हैं कैसे? आपको सांद्रता दी जाती है। अब जैसे किसी विलयन की मान लो दिया हुआ है कि H+ की सांद्रता है 1 × 10⁻⁻⁴ मोल प्रति लीटर, तो इसका पीएच बताओ कितना होगा। तो इसका पीएच कैसे बताएंगे? पीएच बराबर हो जाएगा -log 1 × 10⁻⁴, और यहां पे बेस 10, तो pH इक्वल हो गया -log 1 + log 10⁻⁴ बेस 10 पे, ये ब्रैकेट में होगा। log 1 की वैल्यू 0 होती है हमेशा, प्लस इस log में अगर आधार और ये दोनों बराबर हैं तो इनका मान 1 हो जाता है, इस पे घात लगी है तो log में घात की वैल्यू पीछे आ जाती है, तो हो गया log आधार 10 पे 10, और इसका मान हो गया 1, तो ये हो गया -4 × 1, ये हो गया +4, तो विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी विलयन का पीएच निकाल करके ये बता सकते हैं, बशर्ते हमें सांद्रता पता हो या फिर हम प्रयोगों द्वारा इसे ज्ञात कर लें, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं लवण। लवण कितने प्रकार के होते हैं और उनके उदाहरण। तो लवण में पहला है सरल लवण, आपने देखा ही था, NaCl, Na2SO4, ये सभी क्या है? सरल लवण है, ठीक है। CaCl2, CaSO4। दूसरा है अम्लीय लवण, ऐसे लवण जिसमें कम से कम एक विस्थापनीय हाइड्रोजन उपस्थित हो। एक ऐसा लवण जिसमें कम से कम एक विस्थापनीय हाइड्रोजन उपस्थित हो, उसे हम अम्लीय लवण कहते हैं, NaHSO4, ठीक है। इसमें इसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट कहेंगे, NaHCO3, NaH2PO4, ये सभी कौन है? अम्लीय लवण है। तीसरा है हमारा क्षारकीय लवण। कौन सा लवण? क्षारकीय लवण, ठीक है। ऐसे लवण कम से कम जिसमें एक विस्थापनीय हाइड्रोजन अवश्य उपस्थित हो, ऐसे लवण जिनमें कम से कम एक OH विस्थापनीय अवश्य उपस्थित हो, जिसमें एक हाइड्रोक्सिल आयन कम से कम उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्षारकीय लवण कहते हैं, ठीक है। जैसे PbOH NO3, ठीक है। चौथा है द्विक लवण,
सामान्य लवण या सरल लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, फिर है द्विक लवण। जैसे द्विक लवण है हमारे पास K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2, इसे फिटकरी भी कहते हैं, ठीक है, और इसे पोटास एलम भी कहते हैं, इसका नाम पोटास एलम भी है। दूसरा है इसे पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट कहते हैं, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, और दूसरा फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है, FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2, ठीक है, ऐसे कहते हैं मोहर लवण या फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अब लास्ट आता है पांचवा, ठीक है, मिश्रित लवण। मिश्रित लवण जिसमें कम से कम दो धातुएं एक साथ होती हैं, जैसे NaKSO4, NaKCO3, ठीक है, और लास्ट मिश्रित लवण, लास्ट हमने इसलिए कहा था कि आगे जो है वो लवण तो है लेकिन जैविक लवण है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन उसी लवण के कारण उपस्थित है, और उसे कहते हैं हम जटिल लवण या उत्सह संयोजन यौगिक, जटिल लवण। इसका एक और नाम है शंकर लवण। इसके उदाहरण हैं K4FeCl6, फेरस अमोनियम पोटेशियम फेरोसाइनाइड K3FeCl6, पोटेशियम फेरीसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरीसाइनाइड, ठीक है। तो ये हमारे इतने प्रकार के लवण हैं। अगर आप इन्हें तैयार कर लेते हैं, इसके साथ हमारे पास कुछ यौगिक हैं, यौगिक और मतलब ये तो यौगिक थे अम्ल क्षार लवण, अब कुछ अन्य यौगिक हैं जिनके बारे में हमें जानना है कि वो कैसे बनाए जाते हैं, उनके भौतिक गुण क्या हैं, उनके रासायनिक गुण क्या है, ठीक है। तो पहला है हमारा साधारण नमक, पहला यौगिक है हमारा साधारण नमक। साधारण नमक जिसका अणुसूत्र है NaCl और इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के गुणों के बारे में पहले इसका हम भौतिक गुण लिखते हैं। ठीक है, इसका भौतिक गुण है रंगहीन, क्रिस्टलीय ठोस है, माने तोड़ोगे तो छोटे छोटे पाउडर में टूटेगा। दूसरा, जल में मिले हैं। तीसरा, वैद्युत अपघट्य है। अब ये नहीं बोला कि आ गई, वैद्युत अपघट्य है। वैद्युत अपघट्य इसका मतलब वे यौगिक जो जलीय विलयन में अपने धन आयन और ऋण आयन में टूट जाते हैं, उन्हें वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे NaCl,
ठीक है। अब इसके रासायनिक, दूसरा है इसके रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण क्या है, क्योंकि ये लवण है, तो लवण अगर अम्लों से क्रिया करती है तो अम्लों से क्रिया करने पर अगर उसके हाइड्रोजन, उसके धातु में जो उसका जो धातु भाग होता है, जैसे मान लो ये NaCl क्रिया कर रही है H2SO4 के साथ, तो यहां पर अगर Na प्रबल धातु है या दुर्बल धातु है, विद्युत रासायनिक श्रेणी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन किसको विस्थापित कर देता है। तो यहां पे ये बनेगा 2NaCl plus H2SO4 changes Na2SO4 plus HCl 2HCl, मतलब प्रतिस्थापन हो जाता है पहला। दूसरा रासायनिक गुण है इसका सिलिका यानी रेत के साथ NaCl प्लस SiO2 प्लस H2O changes NaSiO3, सोडियम सिलिकेट बनेगा SiO3 प्लस 2HCl। अब यहां पे देखो NaCl प्लस SiO2, ठीक है, इसकी ऑक्सीजन ले लेता है और हाइड्रोजन यहां पे विस्थापित हो जाता है, 2HCl बना लेगा। तो NaCl प्लस SiO2 यानी सिलिका रेत, इसे रेत कहते हैं, सिलिका है, प्लस यहां पे H2O जल में लाते हैं, साथ में रिएक्शन होता है NaSiO3 सोडियम सिलिकेट प्लस 2HCl। तीसरा रासायनिक गुण है इसका अमोनिया के साथ क्रिया। अमोनिया के साथ क्रिया करता है NaCl प्लस NH3, ये अमोनिया है, प्लस NaH चेंजेस NaHCO3 प्लस NH4Cl प्लस H2। ठीक है, NaCl प्लस NH3 प्लस H2O चेंजेस NaHCO3 प्लस NH4Cl। ठीक है, तो ये साधारण नमक के रासायनिक गुण है। अब साधारण नमक को बनाने की क्या विधि है, तो बनाने की विधि पहला तो है कि हम समुद्री जल से इसे बनाते हैं। दूसरा जो खाने का नमक होता है वो उसकी झील पाई जाती, नमकीन पानी की झील है, वहां से हम वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा नमक को बनाते हैं और वहां से इसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, और इस नमक का एक मुख्य उपयोग है कि इसकी सहायता से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, नमक के विलयन को हम ब्राइन विलयन कहते हैं और इस विलयन से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा बनाते हैं, जिसका कि हमारी जीवन में बहुत उपयोग है, यानी कि जो प्रबल क्षार है उस क्षार को हम इससे प्राप्त करते हैं। तो उपयोग में इसका प्रमुख उपयोग ये पूछा जाता है, तो ये है NaOH के निर्माण में। तो दो गुण आपसे रासायनिक पूछे जाते हैं NaOH के निर्माण में, 2NaCl प्लस 2H2O NaCl plus 2H2O changes 2NaOH plus Cl2 plus, अब यहां देखो 2Na और यहां से एक OH मिला, ठीक है, और प्लस Cl2 आपने दे दिया और उसके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब देखिए आपका बैलेंस हो रहा है कि नहीं, 2Na है, यहाँ पे 2Na है, यहाँ पे 2Cl है, यहाँ Cl2 गैस निकल गई और यहाँ पर एक ऑक्सीजन, ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया। तो बचा क्या, दो ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गए, तो हाइड्रोजन गैस यहां से निकलेगी और इस तरीके से कास्टिक सोडा हमें जो है वो प्राप्त होता है। अब इसके बाद आता है कास्टिक सोडा का उपयोग। कास्टिक सोडा का जो उपयोग है वो अपमार्जक बनाने में और साबुन बनाने में प्रमुख रूप से होता है। साबुन, अपमार्जक और
प्रयोगशालाओं में, प्रबल क्षार के रूप में, तो कास्टिक सोडा के हमारे जीवन में बहुत सारे उपयोग हैं। ठीक है, इसके बाद आता है विरंजक चूर्ण आपका। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, ये उसका अणुसूत्र है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOCl2। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, अब ब्लीचिंग पाउडर को बनाते कैसे हैं? तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस यानी चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। बनाने की विधि, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस यहां प्रवाहित करते हैं और यहां पर मिलता है CaOCl2 प्लस H2। ठीक है, इस तरीके से हम ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करते हैं। तो ये बनाने की विधि है। फिर इसके बाद दो गुण आपसे पूछे जाते हैं, रासायनिक गुण। भौतिक गुण में है हल्के पीले रंग का चूर्ण है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, दूसरा क्लोरीन की गंध आती है। रासायनिक गुण है इसका ये कोबाल्ट उत्प्रेरक की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा देता है। ठीक है, 2CaOCl2 चेंजेस COCl2 कोबाल्ट क्लोराइड बनेगा 2CaCl2 प्लस ऑक्सीजन गैस निकलेगी यहां से O2। ठीक है, ये पहला रासायनिक गुण है। दूसरा रासायनिक गुण है इसका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट देता है, CaOCl2 प्लस CO2 चेंजेस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Cl2 यानी क्लोरीन गैस। ठीक है, ये इसके महत्वपूर्ण रासायनिक गुण है। तो बेटा इस चैप्टर से ये बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो आपको बताए गए। आप इसे तैयार करेंगे, आप इसे याद करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।